अगस्त का महीना, दिनांक 10। सुबह सुबह बेंगलुरु के होलीमावु इलाके में पुलिस कंट्रोल रूम में एक अज्ञात फोन कॉल आता है। कॉल करने वाले व्यक्ति की आवाज में काफी घबराहट थी क्योंकि वो काफी डरा हुआ था। उसने पुलिस को बताया कि हमारे एक यहाँ पर फ्लैट में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। अब ये खबर मिलते ही पुलिस तुरंत उस घटना स्थल पर पहुंची। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही उस दरवाजे को दूसरी चाबी ला करके खोला जा चुका था। अब जैसे ही पुलिस फ्लैट के अंदर विजिट करती है तो वहां का जो दृश्य था बेहद डरावना था। लिविंग रूम के बीचों बीच एक कुर्सी थी और कुर्सी पे बैठी हुई थी एक महिला जिसके की हाथ और पैर कुर्सी से बंधे हुए थे, आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और गले और पेट में गहरे निशान थे। पुलिस ने तुरंत फ्लैट की जांच शुरू की। शव की स्थिति को देख करके ये साफ पता चल रहा था कि ये एक सोची समझी और सूझबूझ के तहत एक साजिश बना करके घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिरकार इस अपार्टमेंट में प्रियंका गुप्ता का ये हश्र किसने किया और क्यों, और वो अब असल में है कहाँ, जबकि फ्लैट का दरवाजा तो अंदर से बंद था। पुलिस के लिए ये अब धीरे धीरे एक रहस्य में तब्दील होता जा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, उनका करीबी या बाहरी व्यक्ति। इसीलिए उनका दिमाग उलझता गया और ये एक पहेली में तब्दील होती चली गई। हालांकि जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जांच आगे बढ़ती जा रही थी तो स्थानीय लोग और मीडिया की दिलचस्पी इस केस को लेकर बढ़ती जा रही थी। और ये केस केवल एक हत्या ही नहीं बल्कि ये विश्वासघात, गुस्सा और साजिश की एक दुखद कहानी साबित हुई जब सच्चाई सामने आई थी, जिसका खुलासा होना अभी बाकी था। रुको रुको, गुड न्यूज़ तो सुन लो यार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर मैं ऑल ओवर इंडिया के केसेस को कवर करने की कोशिश करता रहता हूँ, तो उसी तरीके से अब हम आउट ऑफ कंट्री में जो इस तरह के क्राइम केसेस सामने आते हैं उसे भी कवर करेंगे, लेकिन इस चैनल पर। क्योंकि मैं गेमिंग पे टाइम दे नहीं पा रहा हूँ तो मैंने सोचा चलो इसी पे ये वाला काम शुरू करते हैं, नया चैनल खोलने से बेटर है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो यार। प्रियंका गुप्ता का जन्म लखनऊ में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास परिवार में पली बड़ी जो कि पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। तो उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर आगे चल के पब्लिक स्कूल में एक टीचर के रूप में नौकरी प्राप्त की। फिर 2007 में प्रियंका की शादी सतीश गुप्ता से हुई जो कि वो खुद भी एक अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे। सतीश का परिवार बेंगलुरु में ही रहा करता था और वे दोनों शादी के बाद प्रियंका और सतीश दोनों ही वहां जाकर रहने लगे अपने परिवार के साथ। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों एक खुशहाल जोड़े की तरह जीवन बिता रहे थे। उनकी शादी को हुए तकरीबन 3 साल हो चुके थे और बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ अजीब घटना घटती जा रही थी। बाकी फिर और समय बीतने पर उन्होंने बेंगलुरु के होलीमावु रोड पर एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया और वो दोनों अपने माता पिता से अलग होकर के उस अपार्टमेंट में रहने के लिए चले गए। लेकिन जैसा कि अक्सर होता ही है कि रिश्तों की दरारें बाहर से तो किसी को नजर नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर वो दरारें और गहरी होती जाती है। और फिर आता है वह दिन, यानी कि 10 अगस्त 2010। उस सुबह सुबह सतीश ने पुलिस को बताया था कि वो जॉगिंग करने के लिए गया हुआ था और जब वो जॉगिंग करके घर को लौटा तो उसने अपनी पत्नी प्रियंका को उस हालत में कुर्सी पर बंधा हुआ पाया। लेकिन पुलिस के लिए अभी भी ये कहानी पूरी तरीके से पूरी नहीं थी, क्योंकि प्रियंका का शव बुरी हालत में पाया गया और फ्लैट में किसी भी तरह से लूटपाट का मामला भी नहीं देखा गया। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने भी किसी भी तरह की चीखने चिल्लाने या फिर किसी भी तरह की आवाज तक को महसूस भी नहीं किया था। सब कुछ शांत और सामान्य लग रहा था। लेकिन प्रियंका तो अब तक इस दुनिया से जा चुकी थी और उसकी हत्या के पीछे का रहस्य बनकर ना रह जाए, इसीलिए पुलिस ने अब आगे की इन्वेस्टिगेशन को गहराई से करना शुरू कर दिया था। सबसे पहला सवाल पुलिस के सामने यही था कि आखिरकार कोई भी व्यक्ति उस फ्लैट में घुसा तो घुसा कैसे, क्योंकि जानकारी मिली थी ना उसे कि दरवाजा अंदर से बंद था। ना ही दरवाजे को जबरदस्ती तोड़ा गया, ना ही कोई भी ऐसा निशान था, तो फ्लैट के अंदर वो कैसे घुसा।
हालांकि पूछताछ के दौरान सतीश ने ये बताया था कि जब वो वहां पर आया था तो वो दरवाजा बंद था और चाबी लाने के लिए उसे अपने ऑफिस जाना पड़ा, बिकॉज वो ऑफिस में घर की दूसरी चाबी को रखा करता था। फिर पुलिस ने फ्लैट की पूरी जांच की, अलमारी और अन्य जगहों को देखा गया, लेकिन कोई खास सबूत नहीं मिल रहा था। इसका मतलब ये था कि इस घटना को अंजाम देने वाला जो भी व्यक्ति था उसने सोच समझकर हर कदम को उठाया होगा। और प्रियंका के हाथ और पैर जिस तरीके से बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, उससे ये साफ समझ में आ रहा था कि उसे इस तरीके से बांधने में, कुर्सी पे बिठाने में ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। और इससे फिर ये अनुमान लगाया गया कि इसका मतलब है कि कोई इनका काफी करीबी ही इस घटना में शामिल हो सकता है। जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुला लिया और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, ताकि समय सारणी के बारे में पता किया जा सके और किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है उसके बारे में भी कुछ और जानकारी मिल सके। हालांकि सतीश ने जब पुलिस को यह बताया था कि वह सुबह सुबह जॉगिंग पर गया था और जॉगिंग से जब घर को वापस लौटा तब उसने अपनी पत्नी को उस हालत में कुर्सी पे बंधा हुआ पाया था। तो यहाँ पर पुलिस वालों को ध्यान देने पर कुछ अटपटा लगा, उसके बयानबाजी में कुछ खामियां नजर आई, तो पुलिस का शक जो है उसके पति पर ही गहराने लगा। लेकिन यहाँ पर एक और दूसरा पहलू भी ये सामने आया था कि उसका पति ऐसा अपनी पत्नी के साथ नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर अपराधी वो खुद होता या अपराध में शामिल भी होता तो पुलिस के अपराधी तक ना पहुंच पाने पर वो धरना प्रदर्शन नहीं करता, सड़कों पर उतर के सड़कों पर बैठ के न्याय की मांग नहीं करता। इसीलिए पुलिस के लिए अब ये पहेली और भी उलझती जा रही थी और उन्हें लग रहा था कि क्या सतीश कुछ छिपा तो नहीं रहा, और अगर वो सच बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका इस केस से कोई लेने देना नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रियंका का हासिल करने वाला कोई और ही है। तो अब उस अपराधी की तलाश के लिए, उसे पकड़ने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन और तेजी से शुरू कर देती है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। और अब जब कुछ भी हाथ इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं लगा तो पुलिस ने सबसे पहले सतीश के बयान को बारीकी से फिर से जांचना शुरू किया, क्योंकि सतीश ने कहा था कि वह हर रोज सुबह 5:30 बजे जॉगिंग पर जाता है और उस रोज सुबह सुबह वो जॉगिंग पर चला गया था। लेकिन जब प्रियंका ने उसे फोन किया था और कहा था कि कुछ लोग दरवाजे पर खड़े हैं, यानी कि रद्दी वाले आए हुए हैं, तो सतीश ने कहा था कि दरवाजा मत खोलना, मैं कुछ ही देर में वहां पर आ रहा हूं। लेकिन वो 45 मिनट बाद घर पे पहुंचा था और ये बात हजम होने लायक बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उसके मुताबिक वो घर से ज्यादा दूर तो नहीं गया था। और अगर उसकी पत्नी ने उसे फोन किया था, मदद की मांग की थी, थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, तो वो इतनी देर बाद घर पे क्यों पहुंचा, जबकि वो उस समय सिर्फ अपने अपार्टमेंट से 5 मिनट की दूरी पर था। इसके बाद पुलिस ने सतीश के ऑफिस में भी जांच की, क्योंकि सतीश ने कहा था कि वो अपने ऑफिस से जा करके अपने अपार्टमेंट की दूसरी चाबी लेकर के आया था, क्योंकि जब वो घर पे गया था तो दरवाजा तो अंदर से बंद था। तो इसीलिए जब ऑफिस पे पहुंचे तो जांच में पता चलता है कि ऑफिस के एंट्री में उसका उस दिन का कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है, क्योंकि उसके ऑफिस में एंट्री करने के लिए एक स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरूरत होती है, जिससे हर आने जाने वाला का डेटा अपने आप स्टोर भी होता रहता है। लेकिन उसका एंट्री का डेटा वहां पर उस समय का मौजूद था ही नहीं। अब यहां से पुलिस वालों का शक और गहराता गया। एक सवाल यहां पे और उठा था कि कोई भला सुबह सुबह जॉगिंग करते टाइम अपने ऑफिस के एंट्री कार्ड को लेकर के भला क्यों ही जाएगा। तो यहां से भी सवाल खड़े हुए और शक की सुई उसके पति के ऊपर ही चली गई। फिर फॉरेंसिक जांच से यह भी पता चलता है कि प्रियंका ने अपनी अंतिम सांसें सुबह के तकरीबन 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में ही ली थी। लेकिन सतीश का दावा था कि वो तो उस समय घर से बाहर जा चुका था, पर पुलिस ने अपनी जांच में यह साबित किया कि सतीश उस समय अपने घर पर ही वहीं पर मौजूद था, जो कि उसकी फोन लोकेशन चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी। इसीलिए अब पुलिस के पास यह विश्वास करने का कारण था कि सतीश ही इस घटना का मास्टरमाइंड है। और आखिरकार पुलिस को प्रियंका के फोन और सतीश के फोन की गतिविधियों में भी कुछ अजीब देखने को मिला था, और उससे भी साबित हो गया कि सतीश ने ही अपनी पत्नी प्रियंका को उस अंजाम तक पहुंचाया था। लेकिन पुलिस को अभी सतीश से पूरी कहानी का असल सच जानना बाकी था।
अब 5 दिन की लंबी पूछताछ के बाद और सबूतों के दबाव के बाद सतीश टूट चुका था और फिर उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि प्रियंका के साथ उसकी शादी के ठीक कुछ समय बाद ही उनके रिश्तों में दरारें आनी शुरू हो चुकी थी। सतीश ने बताया कि प्रियंका अक्सर उसके माता पिता को अपमानित करती थी, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा आहत यानी कि चोट पहुंचती थी। प्रियंका उसके माता पिता को बार बार बेइज्जत करती और अपने माता पिता से दूर रहने के लिए दबाव डालती, इसीलिए वो अपने अलग फ्लैट में जाकर के रहना शुरू कर चुके थे। सतीश के मुताबिक एक घटना ने पूरी तरीके से उन्हें अंदर से तोड़ दिया था और बहुत ही ज्यादा अपमानित महसूस करवाया था। यह घटना तब हुई थी जब सतीश और प्रियंका ने मिल करके एक प्लॉट खरीदा था और वो अब भूमि पूजन के आयोजन में लगे हुए थे। जहां पर प्रियंका के सास ससुर आए थे तो प्रियंका ने अपने माता पिता को यानी कि सास ससुर को आने से रोक दिया था, यह कहते हुए कि उनके जमीन पर उनका अब कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने खरीदा है तो उनका कोई लेने देना है ही नहीं। और ये बात सतीश के लिए बहुत बड़ा अपमान साबित होता है कि उनके माता पिता को इस तरीके से अपमानित किया गया है। लेकिन उस समय उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब वो अंदर ही अंदर कुछ और ही भयानक रचने में लग चुका था, क्योंकि वो अब बदला लेने की ठान चुका था। 3 महीने तक उसने इस घटना के बाद खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, उसका विश्वास जीता। उसने प्रियंका के साथ ठीक ठाक से व्यवहार करना शुरू कर दिया, उसे गिफ्ट ला करके दिया करता, रोमांटिक मोमेंट बिताते और आंखों में पट्टी बांधने का खेल किया करता। हालांकि ये सब कुछ जो कर रहा था वो अपनी पत्नी के लिए, वो उसकी एक योजना का हिस्सा ही था। अब 10 अगस्त 2010 को उसने अपनी प्लानिंग को सक्सेसफुल करने का निश्चय कर लिया था। उसने प्रियंका से कहा कि आज मैं तुम्हें एक खास गिफ्ट देना चाहता हूं और इसलिए सतीश ने प्रियंका के आंखों पर पट्टी बांधी, कुर्सी पे बिठा के हाथ और पैर बांध दिए और फिर धीरे धीरे उसकी सांसें रोक दी। लेकिन इसके बावजूद भी उसके पति को शक हो रहा था कि कहीं ये बच तो नहीं गई है, इसीलिए फिर उसने अपना हथियार उठाया और उसके गले और पेट पे। बाकी आप समझदार हैं, मैं ऐसे चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, कुछ रीजंस होते हैं, आप जानते ही हैं। और हाँ, प्रियंका इसलिए तैयार हो चुकी थी कुर्सी पे बैठ के हाथ पैर बंधवाना और पट्टी बंधवाना, क्योंकि वो पहले से ये चीज़ें कर रहे थे, वो उसका विश्वास जीत चुका था। बाकी आपने नोटिस करा कि एक टाइम ऐसा था जब मैंने चैनल को शुरू करा था, तो मैंने एक ऐसा ही केस आपके साथ शेयर करा था, जहाँ पर एक लड़का लड़की का बचपन का दोस्त होता है, वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आंखों पे पट्टी बांधता है, पैर वैर बांधता है और फिर जो उसके साथ करता है ना भाई, एक्चुअली में जब मैंने वो उस स्टोरी को एक्सप्लेन करा था, स्टार्टिंग था, तो मैं भी रो पड़ा था। तो अब तो वैसे आदत सी हो गई है। तो उसने क्या करा था, उसके हाथ पैर बांधे और फिर माचिस वाचिस जला दी थी। मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लेना, लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में एंड देन एंड सेकंड पे तो मिल ही जाएगा। बाकी सतीश ने घटनास्थल पर मौजूद फॉरेंसिक सबूतों को भी काफी हद तक मिटाने की कोशिश की और उसके बाद अपनी पत्नी के फोन से खुद कॉल किया और कॉल को काफी देर तक चलने दिया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। लेकिन पुलिस की तेज नजरों और फॉरेंसिक जांच ने सतीश की हर योजना को बेकार कर दिया और सतीश को गिरफ्तार कर लिया गया और लंबी कार्रवाई के बाद फिर उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। इसीलिए कहते हैं कि क्रोध, गुस्सा और बदले की भावना केवल नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए इनके ऊपर नियंत्रण रखें। आपराधिक मानसिकता से बचें और याद रखें कि समस्या का समाधान केवल बातचीत और शांति से ही हो सकता है। सतर्क रहें, जागरूक रहें और हमेशा अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश करें। बाकी मेरा नाम है सुमित, तो फिर से मुलाकात होगी एक और नए अगले एपिसोड में।